हेलो एवरीवन, वेलकम टू अशराज एकेडमी। आई एम वैभव सिंघानिया और आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 5 पढ़ने वाले हैं। लेक्चर 5 में जो आज हम लोग देखेंगे वो हम लोग जानकारी लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, और यदि समय बचेगा तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी ले लेंगे। ये दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन में जो भी मैकेनिक्स का क्वेश्चन मर्ज होगा और मैकेनिक्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो बिना इस कंसेप्ट के आप लोग बना नहीं सकते। इस टॉपिक का वेटेज बिलीव मी बहुत ज़्यादा है इस चैप्टर में, तो ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पिछले टॉपिक्स में अगर मैं बात करूं या पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने बेसिक अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेवलप की, और यदि आप लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पहले के 4 लेक्चर्स हैं उनको आप लोग देखें और वहां से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब डेवलप होगी तभी इस लेक्चर को देखें, क्योंकि इस लेक्चर में जो मैं पुरानी सारी चीज़ों जो डेराइव्ड रिजल्ट्स हैं उनको डायरेक्ट यूज करने वाला हूँ आज के टॉपिक में। ठीक है, तो हम लोग आज का टॉपिक चालू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को समझाने से पहले मुझे आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी समझाना बहुत जरूरी है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग नॉर्मली मैकेनिक्स में भी वो टर्म यूज करते थे। ठीक है, आइदर आप लोग वर्क एनर्जी का टॉपिक ले लीजिए, एसएचएम का टॉपिक ले लीजिए, किसी भी टॉपिक की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी एक बहुत कॉमन टर्म होता था। ठीक है, तो इसी चीज को फील दिलाने के लिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक इलिस्ट्रेशन दिया है ताकि आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी की थोड़ी फीलिंग डेवलप हो। ठीक है, इसी इलिस्ट्रेशन में देखिए एक स्प्रिंग है, ब्लॉक है। ठीक है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। देखिए हो क्या रहा है, इस ब्लॉक पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस्ड है। ठीक है, अब इनकी जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं इनको मैंने एक फीलिंग्स के रूप में, इनकी फीलिंग्स के रूप में मैंने यहाँ पे कुछ बातें लिखी हैं, वो आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ। देखिए ब्लॉक क्या सोच रहा है, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ द स्प्रिंग फोर्स, इट हर्ट्स। ठीक है, मुझे इस स्प्रिंग फोर्स से कोई बचा लो, ये मुझे काफी दर्द दे रहा है। ठीक है, ऐसा ब्लॉक सोच रहा है, राइट। और स्प्रिंग क्या सोच रही है, वाई दिस ब्लॉक इज कंप्रेसिंग मी, लेट मी ऑक्यूपाई माई ओन स्पेस। ठीक है, तो स्प्रिंग सोच रही है कि ये ब्लॉक मुझे कंप्रेस क्यों कर रहा है, मुझे अपनी जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई करने नहीं दे रहा है। और जो ब्लॉक सोच रहा है कि स्प्रिंग मुझ पर फोर्स क्यों लगा रही है, मुझे दर्द हो रहा है। अब इस एग्जाम्पल को अगर हम लोग समझते हैं तो यहाँ पे देखिए किसी भी सिस्टम के पास यदि एनर्जी है तो वो उस एनर्जी को लूज करके एक स्टेबल स्टेट में पहुंचना चाहता है। मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि किसी भी सिस्टम के पास यदि एनर्जी है तो वो उसको लूज करके एक स्टेबल स्टेट में पहुंचना चाहता है। यहाँ पे आप लोगों को देख के समझ में आ रहा होगा कि स्प्रिंग सिस्टम के पास एनर्जी है। क्यों एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस्ड है, अपने नेचुरल स्टेट में नहीं है। और ठीक है, और उसको ये ब्लॉक कंप्रेस कर रहा है, और उसको कंप्रेस जो ये ब्लॉक कर रहा है उस स्प्रिंग को, वो किसकी मदद से कर रहा है, इस एक्सटर्नल फोर्सेस की मदद से कर रहा है, राइट। तो इस सिस्टम के पास एनर्जी है और ये इस एनर्जी को लूज करना चाहता है, बट इसे लूज करने से रोक कौन रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स। तो इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल्स आप डे टू डे लाइफ में देखते होंगे। जैसे आप एक किसी बॉल को, ठीक है, अर्थ से जब आप ऊपर ले जाते हैं किसी भी बॉल को, किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करूं, अगर मैं इस पेन की बात करूं, इस पेन को अगर मैं अर्थ से ऊपर ले जा रहा हूं, ठीक है, तो दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स विच आई एम अप्लाइंग टू द पेन। क्योंकि ये अगर पेन और अर्थ को मैं एज ए सिस्टम मान के चलूं तो इस को मैं ऊपर इसीलिए रख पा रहा हूँ क्योंकि मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, और सिस्टम की एनर्जी जैसे जैसे मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ वैसे वैसे इंक्रीज हो रही है। अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना बंद कर दूं तो सिस्टम अपने स्टेबल स्टेट में पहुंच जाएगा, ये पेन नीचे गिर जाएगी, अर्थ से कॉन्टैक्ट में आ जाएगी, और उस समय जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है वो कम हो जाएगी, राइट। आप लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, जैसे जैसे मैं इसको अर्थ से ऊपर ले जाता हूँ तो mgh पोटेंशियल एनर्जी mgh अमाउंट से इंक्रीज होती है। ठीक है, और इसे इंक्रीज करने के लिए मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स की मदद चाहिए होती है जो मेरा हाथ है अभी, राइट। और अगर मैं ये एक्सटर्नल फोर्स लगाना बंद कर दूं तो ये पेन और अर्थ का जो सिस्टम है वो अपनी स्टेबल स्टेट अचीव करना चाहेगा और इस पेन को नीचे जाना पड़ेगा, राइट। तो ये एनर्जी लूज कर देगी और उस पॉइंट पे जब ये पेन अर्थ से कांटेक्ट में होगा, मैं बोलूंगा डेटम पे होगा, उस पॉइंट पे जो एनर्जी होगी सिस्टम की वो मैं जीरो बोल देता हूँ, राइट। सेम केस यहाँ पे है, अगर ये स्प्रिंग कंप्रेस नहीं रहती
तो ये अपने नेचुरल लेंथ पे रहती है और उस पॉइंट पे सिस्टम पे कोई एनर्जी नहीं होती, राइट। उस पॉइंट पे अगर एक्सटर्नल फोर्स हट भी जाए तो सिस्टम वहीं पे रहता, वो अपने सबसे स्टेबल स्टेट में रहता। बट इस पॉइंट पे स्प्रिंग कंप्रेस्ड है और वो जो कंप्रेशन है वो इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण हो रहा है। जैसे मैं एक्सटर्नल फोर्स को हटाता हूँ, स्प्रिंग जो है वो अपने नेचुरल लेंथ में जाने के लिए मूव करेगी और ब्लॉक को पुश करेगी। तभी यहाँ पे स्प्रिंग बोल रही है व्हाई दिस ब्लॉक इज कंप्रेसिंग मी, लेट मी ऑक्यूपाई माय ओन स्पेस। और यहाँ पे ब्लॉक की जो फीलिंग है कि स्प्रिंग उस पे फोर्स लगा रहा है और उसे दर्द हो रहा है, राइट। तो इस दुनिया में आप किसी भी सिस्टम की बात करें, वो अपनी एनर्जी की लेस बहुत से कम स्टेट में, ठीक है, लीस्ट एनर्जी वाले स्टेट में पहुंचना चाहता है, राइट। किसी भी सिस्टम की आप बात करें, और कोई भी सिस्टम अपने लीस्ट एनर्जेटिक स्टेट में कैसे पहुंच सकता है, बाय डूइंग वर्क, ठीक है, काम करके। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। अगर मैं आपको बहुत ज्यादा एनर्जेटिक कर दूं, आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी भर दूं, तो आप बहुत सारा काम करेंगे उसको रिलीज करने के लिए, राइट। तो वही हम लोग फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं, ठीक है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू, ठीक है, यही तो हम लोग फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं, वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू। अब ये माइनस साइन क्यों है, क्योंकि अगर वर्क पॉजिटिव होगा, ठीक है, मतलब अगर इंटरनल फोर्सेस ने पॉजिटिव वर्क किया होगा, तो यहाँ पे जो डेल्टा यू है उसको नेगेटिव होना पड़ेगा, ताकि ये नेगेटिव और ये नेगेटिव जो है मिलके पॉजिटिव बना दे। और ऑब्वियस सी बात है, अगर सिस्टम वर्क करेगा तो डेल्टा यू नेगेटिव ही होगा, क्योंकि डेल्टा यू क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और यू फाइनल माइनस यू इनिशियल नेगेटिव तभी हो सकता है जब यू फाइनल यू इनिशियल से छोटा हो, ठीक है। तो और मैंने आपको यही बोला था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं, इंटरनल फोर्स का जो वर्क है वो होगा, तो सिस्टम अपनी लीस्ट एनर्जी में जाएगा, और लीस्ट एनर्जी मतलब फाइनल एनर्जी उसकी कम होगी, यू फाइनल इज लेस देन यू इनिशियल। तो ऐसा हर जगह बोला जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पे एक सिस्टम बताया, और उस सिस्टम पे मैंने आपको बताया एनर्जी थी, और अगर एक्सटर्नल फोर्स हटते ही वो सिस्टम अपने लीस्ट एनर्जी वाले स्टेट में जाना चाहेगा। ये स्प्रिंग जो है इस ब्लॉक को धकेलेगी, बोलेगी दूर जाओ मुझसे, मुझे अपना स्पेस ऑक्यूपाई करने दो। और जब वो अपने नेचुरल लेंथ पे आ जाएगी, नेचुरल स्टेट में आ जाएगी, तो वो उसकी लीस्ट एनर्जेटिक स्टेट होगी, और वहां तक जो भी वर्क होगा, नॉर्मली हम लोग फिजिक्स में बोलते पढ़ते हैं कि वर्क डन बाय द इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये थी एनर्जी की बात। अब इसी पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग यूज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी करते हैं। जब दो इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है, जब दो इलेक्ट्रिक चार्जेस एक दूसरे से आर डिस्टेंस पे सेपरेटेड रहते हैं, ठीक है, ठीक है, तो ये एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। मैं शुरू में मानता हूं कि यहाँ पे सिस्टम जो है वो रिजिड है, ये दोनों चार्ज मूव नहीं कर सकते, तो ये डेफिनेटली एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे। Q2 बोल रहा होगा Q1 को तुम दूर जाओ मुझसे, और Q1 Q2 को बोल रहा होगा तुम मुझसे दूर जाओ, ठीक है। इस पे फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, इस पे फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, मैं दोनों को पॉजिटिव चार्ज मान के चलता हूँ, ठीक है। मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में बताया था, मैं सारे डेरिवेशन के लिए दोनों को पॉजिटिव चार्ज मान के चलूंगा, और अगर एक भी नेगेटिव होगा तो Q1 Q2 की जो भी वैल्यू नेगेटिव है, तो फोर्स की डायरेक्शन अपने आप रिवर्स हो जाएगी जब हम इनको चार्जेस को इनके साइन के साथ पुट करेंगे, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में ये बातें कवर कर दी है। अब देखिए, ये दोनों एक दूसरे को दूर भेजना चाहते हैं, ठीक है, एक दूसरे को यहाँ पे ये दूर भेजना चाहते हैं, बिल्कुल भी ये एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, ठीक है। तो इनकी एनर्जी जो है वो हायर स्टेट में, क्योंकि एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते, बट कैसे ना कैसे एक्सटर्नल फोर्सेस को की मदद से मैं इन दोनों को यहाँ पे R1 सेपरेशन पे रख पा रहा हूँ, राइट। अब जैसे एक्सटर्नल फोर्स हटते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, और जो ये लोग दूर जाएंगे तो उस पॉइंट पे जो एनर्जी होगी वो इस पॉइंट से कम होगी, ठीक है। यही बात मैंने आपको बताई थी, वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू, ठीक है। यही बात मैंने आप लोगों को ऊपर बताई है कि जो भी फोर्सेस का वर्क होगा, ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दूर जाने को बोल रहे हैं, और वो फोर्सेस के कारण जो भी वर्क होगा वो इनकी एनर्जी में रिडक्शन लाएगा, राइट। तो ये भी एक चार्ज पार्टिकल है, इनकी भी शुरू में कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, ये अपनी लीस्ट एनर्जेटिक स्टेट में जाना चाहते हैं, और जाएंगे भी अगर मैं यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स हट जाए, क्योंकि ये फोर्स लगा रहे हैं, और ये सिस्टम स्टेबल तभी रह पाएगा जब यहाँ से और यहाँ से इनको पकड़ के रखा जाए एक एक्सटर्नल फोर्स की मदद से,
ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ये सिस्टम स्टेबल तभी रहेगा जब एक एक्सटर्नल फोर्स इनको पकड़ के रखेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q1 पे इस डायरेक्शन पे और Q2 पे इस डायरेक्शन पे होगा, और जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स हटेगा ये दोनों अपनी लीस्ट एनर्जी की स्टेट की तरफ मूव करेंगे, और वो इंटरनल जो फोर्सेस हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो वर्क करेगा और ये अपनी एनर्जी लूज करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग बस यहाँ से जो है डेफिनेशन और फॉर्मुलेस को डिराइव करेंगे, राइट। तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी की जो पूरी फीलिंग है वो आप लोगों को बताई कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। हर सिस्टम अपनी लीस्ट एनर्जेटिक स्टेट में जाना चाहता है बाय डूइंग वर्क, ठीक है। बस यही एक चीज है जो इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को समझनी है। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि फोर्सेस कौन से हैं जो वर्क करेंगे और किस तरह से एनर्जी में चेंज होगा, राइट। इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए, इन दोनों को मैंने पॉजिटिव चार्ज माना है और फोर्स मुझे पता है, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ K टाइम्स Q1 Q2 बाय R स्क्वायर R कैप, ठीक है। ये बात मैंने आप लोगों को अपने सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर में भी बता रखी है कि R कैप हमेशा रेडियली आउटवर्ड होता है, ठीक है। और Q1 Q2 को मैं पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ, तो यहाँ पे रिपल्शन बोल सकता हूँ। अगर Q1 Q2 में एक भी नेगेटिव चार्ज होगा तो अपने आप यहाँ पे माइनस साइन आएगा, और ये माइनस R कैप मतलब अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, इट इज डिफाइंड एज अ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इन स्लोली मूविंग द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू देयर गिवन स्टेट, ठीक है। किसी भी चार्ज को, सपोज Q1 को मैं फिक्स करता हूँ, Q1 और Q2 R1 पे सेपरेशन पे है। अगर मैं Q2 को इनफाइनाइट से पकड़ के इस पोजीशन तक लाऊं तो एक्सटर्नल फोर्स का जो भी वर्क लगेगा वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होता है। जो भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेगा स्लोली मूविंग में, ठीक है, इस Q2 को मैं बहुत स्लोली ला रहा हूँ ताकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, ठीक है। इसको मैं फॉर्मूला से डिराइव करके बताऊंगा आप लोगों को, राइट। तो इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बाय स्लोली मूविंग द Q2 चार्ज, ठीक है, फ्रॉम इनफाइनाइट टू देन R1 डिस्टेंस, ठीक है। R1 डिस्टेंस पे सेपरेटेड थे। या फिर पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है कि वर्क डन बाय द इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स लीड्स टू डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जो मैंने अभी आपको नीचे एक फॉर्मूला लिख के बताया है, राइट। तो अब देखिए, ये जो Q1 और Q2 R1 सेपरेटेड है R1 डिस्टेंस से, और मैं बोलता हूं कि इनकी जो फाइनल पोजीशन है सेपरेट होके एक को मैं फिक्स मान लेता हूं, ठीक है। सपोज Q1 फिक्स्ड है और Q2 को मूव करने के लिए छोड़ देता हूं, और ये इनकी फाइनल पोजीशन है यहां से वो R2 हो गई, ठीक है। तो इस दौरान जो भी इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स के वो भी मैं आपको लोगों को बताऊंगा, लेकिन आप इतना समझिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो भी वर्क होगा वो आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, और ऐसा बोल सकते हैं रिड्यूस इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। देखिए, इस पे किसी भी इंस्टेंट पे जब इस पे आर सेपरेशन होगा तो किसी भी इंस्टेंट पे इस पे फोर्स जो लगेगा वो इतना फोर्स लगेगा के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और उस इंस्टेंट पे अगर मैं डी आर सेपरेशन की बात करूं, ठीक है, सपोज ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे और यहाँ से अगर ये डी आर मूव करता है तो उस पर जो वर्क हो जाएगा डी डब्ल्यू, उसको मैं एफ डॉट डी आर वेक्टर बोल सकता हूँ। यही वर्क की स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है, राइट। ये मैकेनिक्स में आप लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे बताने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर वेक्टर लिखा है मैंने, और मैं सेपरेशन डी आर मान रहा हूँ, ठीक है। और इसको भी मैं आर कैप बोल दूं क्योंकि इट इज टूवर्ड्स रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। ये भी आर कैप जो सेपरेशन है वो भी रेडियली आउटवर्ड मान रहा हूँ मैं, तो ये आर कैप 1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर डी आर, ये आपके पास डी डब्ल्यू आ जाएगा, राइट। तो टोटल वर्क अगर मैं R1 से R2 डिस्प्लेस करता हूं तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे से इंटीग्रेट करता हूं और इसको मैंने सेपरेट मान लिया है कि Q1 Q2 कांस्टेंट है, सेपरेट मान के बाहर निकाल लिया, इंटीग्रल में dr by r square and the limit goes from r1 which is in initial position to r2, ठीक है। तो ये वैल्यू जो आपके पास निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी k Q1 Q2 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय
R2, ठीक है। ये -1/r इसका इंटीग्रेशन होके निकलेगा, और ठीक है, उस -1/r पे आप R1 और R2 की लिमिट जब लगाएंगे तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस कितना आया? इट इज K Q1 Q2 multiplied by 1/r1 which is the initial separation divided by 1/r2, यही आया आपके पास वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस। अब आप देखिए ये जो वर्क है वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम लोग मैकेनिक्स में वर्क एनर्जी चैप्टर में ये पढ़ते हैं, अगर वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है तो इसको हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग आज से ध्यान मान के चलिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्स, वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, वर्क सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस चीज को मैं यहाँ पे -Δu लिख सकता हूँ, ठीक है। जो भी वर्क हुआ वो रिडक्शन होगा पोटेंशियल एनर्जी का, और वर्क पॉजिटिव हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी में रिडक्शन होगा, ठीक है। तो यहीं से आप लोग डेल्टा यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर -Δu की वैल्यू, इट इज KQ1 Q2 बाय 1/r1 -1/, ठीक है। ये -Δu का मतलब क्या आ जाएगा? इट इज U इनिशियल माइनस U फाइनल। तो ये फॉर्मूला जो है वो आप लोगों के लिए निकल के आ जाता है, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ओके। सो बस यही फॉर्मूला था जो आप लोगों को समझना था कि U इनिशियल माइनस U फाइनल, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम लोग हमेशा U फाइनल माइनस U इनिशियल लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे सिंस -Δu है इसीलिए ये U इनिशियल माइनस U फाइनल आ गया, राइट। तो अगर आप इसको डेल्टा U के फॉर्म में लिखना चाहें तो आप ऐसे लिखेंगे, इट इज K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 1/r2 माइनस 1/r1, ठीक है। R2 R1 से बड़ा है तो ऑब्वियसली ये चीज नेगेटिव आएगी, मतलब जो एनर्जी है वो आपकी रिड्यूस हो रही है, ओके। बस तो यहाँ पे हम लोगों ने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाली, लेकिन क्वेश्चन में था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, आपने तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाला, R1 से R2 सेपरेट हुआ तो चेंज क्या हुआ एनर्जी का वो आप लोगों ने निकाला। तो सिस्टम की एनर्जी आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी सेपरेशन पे, R1 सेपरेशन पे या फिर R2 सेपरेशन पे सिस्टम की एनर्जी कितनी थी, वो कैसे आप लोग डिफाइन करेंगे, राइट। तो उसके लिए हम लोग फर्स्ट डेफिनेशन पे जाएंगे। देखिए फर्स्ट डेफिनेशन क्या बोलती है, अगर हम लोग फर्स्ट डेफिनेशन की बात करें तो इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इन स्लोली मूविंग द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू देयर गिवन स्टेट। एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क, अगर हम किसी चार्ज को स्लोली मूव कर रहे हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन स्टेट, ठीक है, इन्फिनिटी टू गिवन स्टेट, इस सारी चीजों का मतलब मैं आपको बताऊंगा। एक्सटर्नल फोर्सेस, स्लोली मूविंग, और फ्रॉम इन्फिनाइट टू गिवन स्टेट क्यों बोला गया, देखिए अच्छे समझते हैं। मैं किसी भी चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से स्लोली मूव कर रहा हूं और वर्क एनर्जी थ्योरम लिखता हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम, तो मैं क्या लिखता हूं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है, इज इक्वल्स टू डेल्टा के लिख दूं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, आप लोगों को पता है, ये एक्सटर्नल फोर्स की बात हो रही है, ठीक है। अब मैं स्लोली मूव कर रहा हूं तो इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, तो वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो माइनस में वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होगा। और आप लोगों को पता है माइनस ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, इसको हम लोग डेल्टा यू लिखते हैं, ठीक है क्या। तो बस यही बोल रहा है, ठीक है, यही बात तो बोला उसने कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। लेकिन यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्सेस बोला है वो तो सीधा सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बता दिया है क्या, लेकिन हम लोग तो यहाँ पे डेल्टा यू की बात की है, तो इस डेल्टा यू को हम लोग लिखते हैं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। और यू इनिशियल कौन सा था, जब सिस्टम इनफाइनाइटली सेपरेटेड था, इनफाइनाइटली सेपरेटेड था। और यू फाइनल जब सिस्टम R1 सेपरेटेड था, सेपरेटेड बाय R1 डिस्टेंस, मैं इसको ऐसे लिख दूं, R1 डिस्टेंस सेपरेटेड, राइट।
अब आप देखिए कि इससे सिर्फ सिस्टम की एनर्जी बता दिया गया है, मतलब सिर्फ यू फाइनल बता दिया गया है। ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस को सिर्फ सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बोल दिया गया, और ऐसा बोलना भी चाहिए क्योंकि जब सिस्टम इनफाइनाइटली डिस्टेंस सेपरेटेड होगा तो उस सिस्टम के पास कोई एनर्जी नहीं होगी, वो उससे और ज्यादा स्टेबल स्टेट में जा नहीं सकता। तो उस पॉइंट पे हम लोग थ्योरेटिकली एनर्जी जो है वो जीरो मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो आप लोगों को समझनी है कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस बाय मूविंग द चार्जेस फ्रॉम इनफाइनाइट, जहां पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेते हैं, टू इट्स गिवन स्टेट। ठीक है, तो वो सीधा के सीधा उस स्टेट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी बता देता है। ठीक है, करेक्ट है बात। तो बस ऊपर वाला जो मैंने आप लोग को एग्जांपल बताया है उसमें इनिशियल पोजीशन मतलब R1 को इनफाइनाइट पुट कर दूं क्या उस इक्वेशन में। जैसे मैं R1 को इनफाइनाइट पुट करता हूं तो सिस्टम के पास R2 पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आ जाएगी, राइट, क्योंकि मैंने यू फाइनल माइनस यू इनिशियल निकाला था उसमें। ठीक है, मैंने उसमें यू फाइनल माइनस यू इनिशियल निकाला हुआ है, और मैं यू इनिशियल इनिशियल यहाँ पे इसकी वैल्यू R1 को इनफाइनाइट पुट कर देता हूँ। बस आप यहाँ पे इस R1 को इनफाइनाइट पुट कर दीजिए, और जैसे ही आप R1 को इनफाइनाइट पुट करेंगे तो आपके पास देखेंगे ये टर्म आपके पास जीरो हो जाएगी, और जो डेल्टा यू मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल तो जीरो क्योंकि मैंने इनफाइनाइट पुट किया है, और उस पॉइंट पे सिस्टम के पास कोई एनर्जी नहीं होगी और वो यू फाइनल के बराबर हो जाएगी, एंड इट इज के Q1 Q2 बाय R2। ठीक है, मतलब सिस्टम के पास एनर्जी बढ़ गई क्या। इनफाइनाइट पे कोई एनर्जी नहीं थी और सिस्टम के पास एनर्जी बढ़ गई, और बढ़नी भी चाहिए। देखिए, अगर आप Q1 Q2 पॉजिटिव लेंगे, Q1 Q2 पॉजिटिव लेंगे या फिर Q1 Q2 नेगेटिव भी ले लेंगे, ठीक है, तो ये नेट टर्म पॉजिटिव आएगी, और इनफाइनाइटली सेपरेटेड मैंने सिस्टम की एनर्जी जीरो मानी थी और ये टर्म पॉजिटिव आ गई, मतलब सिस्टम के पास एनर्जी बढ़ गई, और सिस्टम की एनर्जी बढ़नी भी चाहिए। देखिए, इस ये Q1 Q2 पॉजिटिव है, मतलब एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। जैसे जैसे आप इनफाइनाइट से इसको करीब लाते जाएंगे, जैसे जैसे आप इसको करीब ला रहे हैं, तो इंटरनल फोर्सेस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इन पे रिपेल कर रहे थे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ये इसको इधर लगा रहा था फोर्स, और ये जहां पे भी होगा जब इसको आप इनफाइनाइट से ला रहे होंगे तो इसको इधर लगा रहा होगा। तो फोर्सेस का वर्क इंटरनल फोर्सेस का वर्क नेगेटिव होगा क्या। और अगर इंटरनल फोर्सेस का वर्क नेगेटिव होगा मतलब सिस्टम नहीं चाहता वर्क करना, और फिर भी आप वर्क कर रहे हैं, मतलब सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी क्या, पॉजिटिव होगी। या तो ऐसे समझ लीजिए या तो फिर इस फॉर्मूले समझ लीजिए, जो यहाँ पे फॉर्मूला है, अगर ये नेगेटिव हो गया तो डेल्टा यू पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे समझ लीजिए, या फिर ऐसे समझ लीजिए इंटरनल फोर्स अगर नेगेटिवली वर्क कर रहा है मतलब सिस्टम नहीं चाहता वर्क करना, फिर भी आप सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं मतलब सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, अगर इंटरनल फोर्सेस का वर्क नेगेटिव हो रहा है तो एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क पॉजिटिव होगा इन स्लोली मूविंग। ठीक है, नीचे वर्क एनर्जी थ्योरम से मैंने आपको ये भी बात बताई हुई है। ठीक है, अगर ये चीज नेगेटिव हो गई तो ये चीज ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि डेल्टा के जीरो है, राइट। तो जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स का वर्क पॉजिटिव हुआ या फिर इंटरनल फोर्सेस का वर्क नेगेटिव हुआ तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, राइट। और ये टर्म जो आपके पास एनर्जी आई है यू फाइनल के Q1 Q2 बाय R2, ठीक है, ये जो एनर्जी आई है आप लोगों के पास सिस्टम की, ठीक है, अगर Q1 Q2 पॉजिटिव है तो यू फाइनल पॉजिटिव मतलब सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई, और ये दोनों में से कोई भी अगर नेगेटिव है, ठीक है, अगर Q1 Q2 में से कोई भी नेगेटिव है तो यू फाइनल नेगेटिव में आएगा क्या। मैंने इनफाइनाइटली सेपरेटेड पे एनर्जी जीरो मानी थी और अब एनर्जी नेगेटिव में हो गई, मतलब सिस्टम की एनर्जी और डिक्रीज हो गई, और डिक्रीज होनी भी चाहिए थी क्योंकि Q1 Q2 में से कोई भी एक नेगेटिव हुआ एक पॉजिटिव हुआ तो सिस्टम के पास अट्रैक्शन फोर्स होगा क्या। अगर सिस्टम के पास अट्रैक्शन फोर्स होगा तो जब आप इनफाइनाइट से इसको ला रहे होंगे तो सिस्टम पे ऐसा फोर्स लग रहा होगा क्या। ठीक है, अगर सिस्टम पे ऐसा फोर्स लग रहा है मतलब, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रही है, मतलब सिस्टम ने वर्क पॉजिटिव किया, मतलब सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, सिस्टम खुद स्टेबलाइज होना चाह रहा है, मतलब उसकी एनर्जी और घटेगी। इनफाइनाइट पे अगर एनर्जी जीरो थी तो वो और घट के रिड्यूस हो रही है, और इसीलिए यू फाइनल नेगेटिव आएगा अगर इनमें से कोई भी एक नेगेटिव होगा, राइट। और उस केस में एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क
उस केस में नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस का वर्क पॉजिटिव होगा। क्या? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स है, जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, और एक्सटर्नल फोर्स का वर्क नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर की डेफिनेशन से आप समझ सकते हैं, या तो ऐसे समझिए, इंटरनल फोर्स का वर्क पॉजिटिव इसलिए डेल्टा यू नेगेटिव, ठीक है, इस फॉर्मूले से, या फिर एक्सटर्नल फोर्स का वर्क नेगेटिव, या फिर उसी कारण डेल्टा यू नेगेटिव। तो दोनों तरीके से समझ सकते हैं, इंटरनल फोर्सेस के कारण भी समझ सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण भी समझ सकते हैं। राइट, तो मैंने यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की जितनी भी बातें थी सब बता डाली। राइट, कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हम लोग वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डिफाइन करते हैं in moving any charge particles from infinite to its given state। ठीक है, गिवन स्टेट को आप R1 मानिए, R2 मानिए, R3 मानिए, जो भी मानिए। ठीक है, और इनफाइनाइट से यहां तक लाने में जो भी एक्सटर्नल फोर्स का वर्क लगेगा इन स्लोली मूविंग दिस चार्ज पार्टिकल्स, उसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और ये कैसे पोटेंशियल एनर्जी आई, मैंने आपको डेल्टा यू के एग्जांपल से बताया कि इंटरनल फोर्सेस का वर्क हमेशा माइनस डेल्टा यू के बराबर होता है, और इंटरनल फोर्सेस की वर्क का डेरिवेशन मैंने आपको करके बताया। ये कैसे आता है, एफ डॉट डी आर, ठीक है, इसका इंटीग्रल, और यहां से ये चीज जो निकल के आई। ठीक है, इसी में हम लोग इनिशियल स्टेट, ठीक है, जब ये डेल्टा यू की डेरिवेशन हुआ, इसमें हम लोग जब इनिशियल स्टेट, ये इनिशियल स्टेट इनफाइनाइट ले लेते हैं, तो वहां पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेते हैं, एक रेफरेंस फ्रेम की तरह ट्रीट करते हैं उसको, और यू फाइनल आपके पास ये आ जाता है। तो आज के बाद से मैं किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के लिए सीधा ये फॉर्मूला आप लोगों के लिए यूज करूंगा। ठीक है, के Q1 Q2 बाय सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक है, तो टू चार्ज पार्टिकल्स के लिए आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी सीख ली, किस तरह से ये पोटेंशियल एनर्जी बनी। राइट, तो इसके कारण आपको हमेशा एक चीज का फायदा हो जाएगा कि इंटरनल फोर्सेस का आप वर्क निकाल पाएंगे। जैसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की चेंज की बात कोई करेगा, तो आप खटाक से उसके इंटरनल फोर्सेस का वर्क बता पाएंगे। कैसे? सपोज कोई चार्ज पार्टिकल है, यहां से यहां था, ठीक है, ये इनिशियल सेपरेशन था इनका R1 Q1 Q2 का, और फाइनल सेपरेशन हो गया इनका मान लो R2। और आपको क्वेश्चन में गिवन है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपके पास 3 किलो जूल्स है। ठीक है, 3 kJ किलो जूल्स है। तो बताइए वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, तो आप तुरंत बोलेंगे कि इट इज -3 किलो जूल्स। कि अगर इंटरनल एनर्जी का चेंज जो है वो प्लस में, ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है, इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू, और अगर डेल्टा यू 3 किलो जूल्स है तो इंटरनल फोर्सेस का वर्क -3 किलो जूल्स होगा। तो टू पार्टिकल सिस्टम में तो ये चीजें आसान है, दिख जाती हैं, लेकिन जब मल्टी पार्टिकल सिस्टम होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, तो उस केस में चीज बहुत आसान हो जाएगी। देखिए, अगर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्टिकल्स है किसी सिस्टम में, ठीक है, इनकी इनिशियल स्टेट गिवन है, इनकी सारी पोजीशन गिवन है, और बोला गया कि कुछ देर बाद ये अपनी पोजीशन चेंज करके कुछ फाइनल स्टेट ऐसा कुछ बना लिए, ये 8 पार्टिकल्स। अब बताइए कि इनका वर्क कितना हुआ होगा आपस में। ठीक है, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस, और आपको इनिशियल स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, फाइनल स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, तो आप सीधा वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस इज माइनस डेल्टा यू वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, आप बोल देंगे इंटरनल फोर्सेस का वर्क। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत फायदा मिल जाएगा। जब भी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क की बात करेगा, तो आप हमेशा उसको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से बता सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। राइट, तो हम लोगों ने जब 2 पार्टिकल था सिस्टम का, ठीक है, सिस्टम में सिर्फ 2 पार्टिकल थे, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ इस तरह से डिफाइन की, के Q1 Q2 बाय R2 से, या फिर R1 R2 R3 कुछ ही बोलिए, या R2 बेसिकली सेपरेशन बिटवीन देम। करेक्ट, इनके बीच की सेपरेशन है ये। अब अगर आप लोगों को बोल दिया जाए कि मल्टी पार्टिकल सिस्टम में आप लोग क्या करेंगे, तो फिर आप लोग किस तरह से इसको डील करेंगे,
वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मोर देन 2 पार्टिकल सिस्टम में आप लोग पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, ये आप लोगों को समझना है। ठीक है, सपोज आपके पास Q1 है, Q2 है, Q3 है और Q4 है। अब बोल दिया जाए कि ये एक सिस्टम है, इनके बीच के आपको सेपरेशन गिवन है। ठीक है, आर आई जे से गिवन है, बता देता हूँ, सेपरेशन बिटवीन आई एंड जे, करेक्ट। तो इस तरह से आपको इनके बीच की सेपरेशन गिवन है। बताइए सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। मुझे 2 पार्टिकल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो पता था। ठीक है, वो होता था K Q1 Q2 बाय सेपरेशन बिटवीन देम, ये होता था। अब यहाँ पे 4 पार्टिकल दे दिए, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी में कैसे लिखूं? तो आप कुछ मत समझिए, आप तो सीधा फॉर्मूला पे जाइए। ठीक है, सपोज सबसे पहले मैं Q1 को लाके यहाँ स्टैब्लिश कर दिया। जब मैं Q1 को लाया तब कोई चार्ज पार्टिकल नहीं था, सिर्फ Q1 को उठा के ला रहा हूँ। कोई वर्क हुआ इंटरनल फोर्सेस का? नहीं, क्योंकि सिर्फ यही चार्ज थे। इसको रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स लगाने वाले कोई चार्ज पार्टिकल नहीं थे, तो उसका कोई वर्क नहीं हुआ। अब मैं Q2 को लाता हूँ। ठीक है, जब मैं Q2 को लाऊंगा तो एक्सटर्नल फोर्सेस का कुछ वर्क होगा, डेफिनेटली सी बात है, एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क होगा, क्योंकि अब सिस्टम पे Q1 चार्ज आ गया है। Q1 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें आप मूव करोगे तो कुछ फोर्सेस लगेंगे इस Q2 चार्ज पार्टिकल पे। तो इस पॉइंट पे एक्सटर्नल फोर्स का जो भी वर्क होगा, ठीक है, वो इसके किसके बराबर होगा? माइनस वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स और माइनस वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू इनिशियल इनफाइनाइट से ला रहा हूँ, 0 बोल दिया, और यू फाइनल आपके पास फिर से यही आ जाएगा। तो आप उस समय बोलेंगे जब Q2 को लाया मैं Q1 की प्रेजेंस में, K Q1 Q2 बाय इनके बीच की सेपरेशन R12 से यूज कर लूं मैं, R12, करेक्ट। अब Q1 Q2 स्टैब्लिश हो गए सिस्टम में। अब आप लेके आ रहे हैं Q3 को। ठीक है, तो जब आप Q3 को ला रहे हैं तो दोनों चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, Q1 और Q2। तो फिर आप Q3 पे जो फोर्सेस लगाएंगे वो Q1 लगाएगा और Q2 अलग से लगाएगा। ठीक है, तो पहले आप Q1 Q3 को लिख लीजिए, फिर Q2 Q3 को लिख लीजिए। ठीक है क्या? तो पहले आप लिखेंगे K Q1 Q3 बाय R13 प्लस K Q2 Q3 बाय R23। ठीक है, तो ये बात आप लोग को समझनी होगी, क्योंकि इन दोनों की आप इंडिविजुअल वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, सेपरेटली क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आप देखिए Q1 जो Q3 पे फोर्स लगाएगा वो अपना फोर्स होगा, और Q2 जो Q3 पे फोर्स लगाएगा वो अपना फोर्स होगा। दोनों का सुपरपोजिशन नेट फोर्सेस होंगे, राइट। तो यहां से आप ये दोनों फोर्सेस को अलग अलग मानिए और इनके कारण चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी अलग अलग मानिए। आप लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले भी चैप्टर में, मैंने बताया था 2-3 चार्ज पार्टिकल अगर प्रेजेंट हो तो वो इंडिविजुअली Q2 Q3 इस Q3 पे अलग अलग फोर्सेस लगाएंगे। अगर Q1 का अपना फोर्स होगा तो उसके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा उस फोर्सेस का वर्क के कारण आएगा। Q2 का अपना फोर्स होगा तो Q2 Q3 के कारण जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा वो उस Q2 के फोर्स के कारण होगा, राइट। तो बिल्कुल आप सुपरपोजिशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब आप देखिए जब Q1 Q3 और Q2 स्टैब्लिश हो गए हैं और आप फिर Q4 को ला रहे हैं। ठीक है, जैसे ही आप Q4 को लाएंगे Q1 अपना फोर्स लगाएगा, Q2 अपना फोर्स लगाएगा और Q3 अपना फोर्स लगाएगा। ये सारे फोर्सेस ऐसे होंगे जैसे कि ये सारे पार्टिकल्स खुद इंडिविजुअली अलग अलग से प्रेजेंट है। ठीक है, जब Q3 पे फोर्स लगेगा, Q3 के कारण फोर्स लगेगा, तब आप ये Q1 Q2 को भूल जाइए। ठीक है, एज इफ Q3 इज ओनली अप्लाइंग फोर्स, तो आप Q3 Q4 के कारण पोटेंशियल एनर्जी लिख लीजिए, Q3 के Q4 बाय R34। ठीक है, जब आप Q1 फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, जब Q1 फोर्स लगा रहा होगा तो आप Q2 Q3 को भूल जाइए। ठीक है, क्योंकि नेट फोर्स जो लगेगा वो तीनों का समेशन होगा, वेक्टर समेशन। तो जब Q1 लगा रहा होगा तो आप Q2 Q3 को भूल जाइए, और उस केस में जो उस फोर्स का वर्क होगा Q1 का, ठीक है, Q1 और Q4 के बीच में जो फोर्सेस का वर्क होगा वो उनकी पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर होगा, और उसको आप के Q1 Q4 बाय R14 लिख सकते हैं। और जब Q2 लगा रहा होगा तो फिर आप Q1 Q3 को भूल जाइए और उसको आप के Q2 Q4 बाय R24 लिख सकते हैं, राइट। तो ये सारे पॉसिबल पेयर्स जो बन सकते थे उन पेयर्स को मैंने ऐड कर दिया, राइट। तो बहुत आसान है जब भी डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम होगा कि आप इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी को
पेयर्स, जितने भी पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं उस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, राइट। तो कितने पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं? अगर यहाँ पे 4 हैं और पेयर्स दो दो के बनते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स, ठीक है, कितने हो जाएंगे? बोल दूं 4C2 हो जाएंगे। यही आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में 11th क्लास में सीखते हैं। 4C2 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स हो जाएंगे और इसकी वैल्यू आप लोगों को पता है, इट इज 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड इट इज 6। देखिए मैंने यहाँ पे टोटल 6 पेयर यूज किए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। तो इसी तरह से जब भी आपके पास डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम होगा तो आप सारे पार्टिकल्स को पेयर्स में ब्रेक कर लीजिए, क्योंकि जब एक पेयर में फोर्स लग रहे होंगे तो दूसरे पेयर को आप भूल सकते हैं और उनके कारण जो वर्क होगा वो उस पार्टिकल्स के सिस्टम की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, क्योंकि फोर्सेस जो है वो नेट फोर्स किसी सिस्टम पे उनके सुपर पोजिशन से आता है, राइट। ये सब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ चुके थे। तो हम लोगों ने आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा। मैंने आपको एक बहुत प्यारे से एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की थोड़ी फील दिलाने की कोशिश करी। जो ये एक्सपेरिमेंट था कि सिस्टम हमेशा अगर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है तो वो अपने लीस्ट एनर्जेटिक स्टेट में जाने की कोशिश करता है बाय डूइंग वर्क, और उसी को हम लोग फिजिकल या फिर फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस। जो भी काम करेगा सिस्टम वो उसकी रिड्यूस इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है। और मैंने उस पोटेंशियल एनर्जी को आपको डेराइव करके बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एक कंजर्वेटिव फोर्सेस है और उसके कारण जो भी वर्क होगा, अगर वर्क पॉजिटिव होता है तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस करेगी, और वर्क अगर नेगेटिव होता है, ठीक है, मतलब सिस्टम वर्क करना नहीं चाहता फिर भी आप उसमें वर्क करवा रहे हैं तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। और उसका जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको निकाल के बताया कि इनफाइनाइट हमेशा हम लोग रेफरेंस फ्रेम मान के चलते हैं और उस पॉइंट पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी 0 मान के चलते हैं। तो किसी भी सेपरेशन पे अगर कोई पार्टिकल्स आते हैं, चार्ज पार्टिकल्स आते हैं, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग k q1 q2 बाय r से डिनोट करते हैं। इस चीज को मैंने आपको डेराइव करके बताया और ये रिजल्ट हम लोग सीधा जो आगे के टॉपिक्स में यूज करेंगे स्टैंडर्ड रिजल्ट पोटेंशियल एनर्जी की मदद से। अगर सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल डिस्क्रीट पार्टिकल्स, तो हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं उनकी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस से, ठीक है। और अगर मल्टी चार्ज पार्टिकल सिस्टम है तो मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग पॉसिबल पेयर्स, जितने भी पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं वो पेयर्स लेंगे और टू पार्टिकल सिस्टम की जो हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है वो सारे पेयर्स के लिए लगा देंगे और वो मल्टी चार्ज पार्टिकल के पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी, राइट। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आता है मेरे दोस्तों, तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपसे कोई भी जो एक क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, फिजिक्स की मिस ना हो पाए, राइट। सो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, बाय बाय।